मानवा की स्टार्टिंग होती है एक साइन बोर्ड से जिसमें लिखा होता है कि अंदर जो भी गया उसको देखते ही गोली मार दी जाएगी, लेकिन इसके बावजूद हमारा बंदा अंदर बैठ के आराम से फिशिंग कर रहा होता है। हालांकि उसने दिन भर में एक भी फिश नहीं पकड़ी होती, केवल एक मेंढक के अलावा, और उसे लगता है कि आज वो खाली हाथ घर जाएगा। इस बंदे का नाम है कैंग, जो कि 32 साल का बंदा है और बेरोजगार है। कि तभी उसकी फिशिंग रोड पे हल्की सी हलचल होती है, वो उसे निकालने ही वाला होता है पैंग, 6 फुट से बड़ा आदमी पानी में से निकल के उसके सामने आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी फिश उसके हाथ से निकल जाती है। कैंग बस देखता रह जाता है और नोटिस करता है उसके साथ 4 लोग और हैं जो कि अपने बॉस के लिए फिश पकड़ने में उसकी हेल्प कर रहे हैं। इतने में वो बंदा कैंग को नोटिस करता है और कहता है कि तुम कौन हो, तुम यहाँ कैसे आए, तुम्हें पता है ना ये जगह रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जहाँ पे कोई नहीं आ सकता है, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। ये सब कहते ही कैंग उसके ऊपर हमला कर देता है अपनी फ्लाइंग किक से, सीधा उसकी चिन पे लगती है। बाद में एक पावरफुल मुक्के से उसके चेहरे पे हमला कर देता है और वो की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा तेज होती है कि उसकी नीचे की जमीन तक क्रैक हो जाती है। ये सब देख उन सभी बंदों की फट जाती है। वो कहते हैं कि ये बंदा कौन है, कहाँ से आया, क्या तुम हमें जानते भी हो, और इतना कहते ही वो सब कैंग पे हमला कर देते हैं। कैंग बस अपने हवा में एक टोपी उड़ाता है और बोलता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग कौन हो, मुझे बस मेरी फिश वापस ला के दो क्योंकि तुमने मेरा पूरा दिन खराब कर दिया। वहीं पास में 2 लोग और होते हैं जो फिशिंग कर रहे होते हैं, उनमें से पूरा आदमी सारी फाइट सीन को देख रहा होता है, हवा में बंदे उड़ते हुए देख रहा होता है, और देखता है वो कैंग उसकी ओर आ रहा है। कहता है, चाचा क्या ये लड़के तुम्हारे साथ है। चाचा बिल्कुल शांत रहे, क्योंकि उनके साथ का आदमी कैंग के अपनी फ्लाइंग किक से हमला कर देता है और कहता है कि तुम जैसे चूतिए आदमी को बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है क्या। उस बंदे का नाम जोई होता है, जो कि टाइजिन ग्रुप हेड ऑफ सिक्योरिटी होता है। कैंग उससे बोलता है कि मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरे सामने कौन है, और उसके अटैक को अपनी राइट हैंड से ब्लॉक कर लेता है। उसे इतनी तेज की फेंकता है कि वो बंदा लिटरली उड़ते हुए चला जाता है। ओल्ड मैन कैंग के पीछे आता है, अपनी हैट उतारता है, जिसको कैंग आराम से उसे नोटिस भी कर लेता है, और बाद में कहता है कि ये लड़के क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक लेना चाहोगे। ये सब सुनते ही कैंग थोड़ी देर तो शांत रहता है, बाद में उसके ऑफर को ठुकरा ही नहीं पाता क्योंकि बात ड्रिंक की होती है। शाम को दिखाया जाता है कि शाम हो चुकी होती है और जोई उसके साथ के जितने भी बंदे हैं वो पिटी हुई हालत में एक दूसरे से नजरें तक नहीं मिला पाते। और वहीं कैंग वो ओल्ड मैन आराम से ड्रिंक्स को एंजॉय कर रहे होते हैं, मतलब फुल टू पार्टी। इतने में वो ओल्ड मैन कैंग से बोलता है, तो तुमने अपनी पूरी जिंदगी में केवल हाथों का इस्तेमाल करा है, इसलिए ना तो तुम्हारे पास अब ना तो पैसा है, ना बीवी है, और ना ही घर। ये सुनते ही कैंग का सारा नशा उतर जाता है और वो कहता है कि अब तो यार तुम मुझ पे पर्सनल अटैक कर दो चाचा। ओल्ड मैन हंसता है और कहता है, यार तुम्हारी जैसे आदमी के पास इतनी सारी ताकत है तो तुम कोई भी डिसेंट सी पोजीशन को हासिल कर सकते हो। इतने में कैंग थोड़ा हम्म तो आपको मेरे बारे में ऐसा लगता है कि मैं हार मान गया। आप कह सकते हो, लेकिन ये दुनिया भी तो सिर्फ पैसों से चलती है, और चाचा आप तो मेरे बारे में जानते ही हो, मेरे पास पैसे नहीं है। आखिर मैं हूँ ही इस दुनिया का सबसे बड़ा पनौती। इससे बढ़िया तो मैं पहले ही ठीक था, जब मुझे लगता था केवल मैं अपनी ताकत के बल पे इस दुनिया को जीत सकता हूँ। पर फिर मुझे पता लगा इस ताकत के अलावा मुझे पैसा और पॉलिटिकल कनेक्शंस की ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं काफ़ी क्राइम्स कर चुका था और मैं उस दलदल में इतना फंस गया कि मैं कभी उभर के ऊपर आ ही नहीं पाया। हालांकि जिंदगी में बस मुझे वो एक मौका चाहिए जिसका इस्तेमाल करके मैं इस दुनिया में अपना नाम बना सकूं। ओल्ड मैन स्माइल करता है और कहता है, तुम्हारे सपने तो बहुत अच्छे हैं, पर जिस मौके की तुम बात कर रहे हो अगर वो तुम्हें मिले तो क्या तुम उसे जाने तो नहीं दोगे। कैंग तुरंत उठ के बैठ जाता है और कहता है, नहीं, मैं इस बात उसे जाने नहीं दूंगा, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। अच्छा, तो मेरे जाने का टाइम हो गया और मेरे लोग मेरा बाहर वेट कर रहे हैं, लेकिन जाने से पहले क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। अरे हाँ, मैं अपना नाम बताना तो भूल ही गया, मेरा नाम कैंग है। नाम तो बहुत बढ़िया है। तो बच्चे, मैं तुम्हारे जैसे लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। टाइटिन ग्रुप में एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें तुम्हारे जैसे बच्चे ही शामिल होंगे, तो क्या तुम उसमें आना चाहोगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ओल्ड मैन, आखिर आपने इनवाइट किया है तो मैं आना तो जरूर चाहूंगा, लेकिन क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे इसके अंदर। यकीन करो ऐसा कुछ नहीं होगा। याद रखना, जिस मौके की तुम्हें तलाश थी वो मौका तुम्हें यही मिल सकता है अगर तुम आओगे तो। हालांकि कैंग को ओल्ड मैन की कही हुई कुछ भी बात समझ में नहीं आती, लेकिन वो फिर भी ओल्ड मैन को थैंक यू बोलता है ड्रिंक्स के लिए, इनविटेशंस के लिए, और ओल्ड मैन कैंग से हाथ मिलाता और वहां से चलने लगता है। ओल्ड मैन चोई से कहता है, कैंग को फेस्टिवल का इनविटेशन जरूर दे देना। क्या हुआ, क्या तुम्हारा मन नहीं भरा उस बच्चे से अभी तक। और ओल्ड मैन अपने मन में सोचता है, आखिर कैंग जैसे बंदे में ऐसा क्या है जिसने चोरी जैसे वेल ट्रेन्ड बॉडीगार्ड को इतने आराम से टैकल कर लिया। इस
इसका मतलब मेरा आज का दिन इतना बेकार भी नहीं गया। मैंने यहाँ आकर एक जैकपॉट तो जरूर मार लिया। और फिर देखते हैं कि पार्क के बाहर 20 से ज्यादा बॉडीगार्ड ओल्ड मैन के सामने झुक के खड़े होते हैं और ओल्ड मैन को ग्रीटिंग्स देते हैं, क्योंकि ओल्ड मैन कोरिया के सबसे बड़े अंडरग्राउंड और डाइजिन ग्रुप के चेयरमैन जिन यांग, और उनका मानना था हर इंसान अपने जीवन में एक ना एक बार दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनने का सपना जरूर देखता है। चाहे उसे उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए कितने ही बंदों को हराना पड़े, वो हराता है। और इसीलिए मैं यानी जिन अपने पीछे अपनी विरासत के तौर पर आप सभी के सामने एक ऐसा टूर्नामेंट लाऊंगा जिसमें सिर्फ शैतान ही आएंगे। देखो, एक समय था जब गवर्नमेंट देश में हो रहे क्राइम्स को रोकने में असफल थी। क्राइम्स इतना बढ़ गया था कि सड़कों पर चलना तक मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर एक बंदा अचानक से आया और सारे क्राइम्स को कंट्रोल में ले लिया। उसका नाम था ताइजिन जिन यांग। और ये सभी बातें पुलिस डिपार्टमेंट की मीटिंग में एक ऑफिसर बता रहा था। और आगे बोलता है, हालांकि ये कहने में गलत नहीं होगा कि इस अकेले बंदे ने पूरे अंडरवर्ल्ड को मेंटेन कर रखा है। लेकिन अब जब जिन की डेथ हो गई है तो अब अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल कौन करेगा? ऑफिसर की आंखें डर से भरी पड़ी थी। सभी लोग शांति में ये सब सुन रहे होते हैं। तब जिसे सुनकर एक ऑफिसर बोलता है कि क्यों ना हम सभी लोगों को मार ही देते हैं, है तो ये सारे के सारे क्रिमिनल्स ही। इसमें दूसरा बोलता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये संविधान के तौर पे गलत होगा। तीसरा बोलता है तुम पागल हो गए हो, संविधान कुछ सामने नहीं आएगा, यही एक सही मौका इन सबको मारने का। चौथा बोलता तुम पागल हो गए हो क्या? इस देश में क्या तुम खून की नदियां बहाना चाहते हो? ये सारी बातें कमिश्नर सुन रहा होता है और कहता है, साइलेंस। 40 साल पहले जब मैं एक मिशन के दौरान एक चलती फैक्ट्री में फंस गया था और मेरे सारे साथी घायल पड़े थे और सामने खड़े थे वो लोग जो जान लेने से पहले एक पल भी ना सोचे, और मैं उनके सामने निहत्था बैठा हुआ था। फिर एक आवाज ने मुझसे बोला, ए पुलिसमैन, ये कुछ सोने की जगह नहीं है जो तुम यहाँ हो, जाओ इन सबको लेके घर चले जाओ। उस दिन मेरे सामने एक ऐसा बंदा खड़ा था जिसको बिना हथियार के मौत से खेलने का बहुत शौक है, जिसकी आंखों में ना तो डर था और ना ही हाथों में हथियार, लेकिन उसे मौत का सामना करना बहुत पसंद था। और वो और कोई नहीं, उसका नाम जिन यांग था। उसके तुरंत बाद ही एक गैंगस्टर जिन के ऊपर हमला कर देता है। हालांकि जिन उसके फेस पर एक पंच मार देता है जिससे उसके फेस का स्ट्रक्चर तक बिगड़ जाता है। उसका इम्पैक्ट इतनी तेज था कि उसके नीचे की फ्लोर तक क्रैक आ जाते हैं। फिर दूसरा, फिर तीसरा, और उन सबको बिना घायल हुए हरा देता है, एक के बाद एक। और कमिश्नर अपना एक हाथ हवा में उठाता है और इतनी तेज की टेबल पे मारता है कि वो टेबल तक टूट जाती है और चिल्लाते हुए कहता है कि ऐसे नामर्दों की बातें हमें शोभा नहीं करती। हमें सिर्फ जनता को प्रोटेक्ट करना है। हम पुलिस वाले हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि क्रिमिनल्स को मारने से सब कुछ रुक जाएगा? तब क्या होगा अगर हमारे सामने एक दूसरा जिन आके खड़ा हो गया? नहीं, ये गलत है। ये तो मानो ऐसा होगा कि समुंदर में से एक बाल्टी पानी निकाल के तुमने बाहर फेंक दिया। तो हम इस सिचुएशन को वैसे ही हैंडल करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। हम लोग शांति बनाए रखेंगे और जो कोई भी शांति में भंग डालेगा हम उसे जान से मार देंगे। समझ गए? सभी ऑफिसर्स को कमिश्नर की बातें समझ आ चुकी थी। वो उसे एक सल्यूट देते हैं और उस डिपार्टमेंट से चले जाते हैं। कमिश्नर एक सिगरेट जलाता है और विंडो से बाहर देख रहा होता है और कहता है, आखिर जिनने अंडरवर्ल्ड में रहकर इन सब को कंट्रोल कैसे किया? पर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि जिन जैसा बंदा अपने जाने के बाद कुछ तो बड़ा प्लान करके गया होगा और मैं ये सब अच्छे तरीके से जानता हूँ। कमिश्नर को ये सब सोचकर इतनी एक्साइटमेंट हो रही कि वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। दूसरे सीन में हमें कोरिया के सियोल शहर को दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी सारे लोग एक जगह पर इकट्ठे हो रहे होते हैं। ये सभी लोग जिन यांग जी की शोक सभा में आए हुए होते हैं, जहाँ पर कुछ लोग उनके सामने फूल चढ़ा रहे होते हैं तो कुछ उनके लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। कि तभी हमें एक फुट स्टेप्स की आवाज आती है जो कि एक जगह पर आके रुकती है। वो आदमी अपना सर झुकाता है और कहता है, बॉस, सभी लोग फ्यूनरल में आ चुके हैं और आपका बाहर वेट कर रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वो आदमी चेयर पर बैठा है जिसको वो पर्सन बॉस बोल रहा होता है, और उसके साथ कुछ लोग और होते हैं जो ये सारी बातें सुन लेते हैं। बाद में बॉस कहता है, तो समय आ गया है। बाहर हमें लोगों से भरा सीन दिखाया जाता है। बॉस बाहर आता है जिसका नाम सैमसंग होता है और वो टाइजिन कंपनी में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। आप सभी का इस फ्यूनरल में स्वागत है।
आप सभी को देख के चेयरमैन सर काफी खुश होते। जाने से पहले चेयरमैन सर ने मुझसे एक बात कही थी कि ताकत क्या होती है। क्या ताकत ब्लड लाइन से आती है, किसी रिलेशन से आती है, पोजीशन से आती है, या किसी अस्तित्व से? नहीं, ये सब तो बकवास है। उसके बाद सैमसंग एक बोर्ड पे से पर्दा हटाता है जिस पे लिखा होता है कि शक्तिशाली इंसान वो नहीं होता जो जीतता है, बल्कि वो होता है जिसने कभी हार ही नहीं मानी। तो इसका मतलब समझे आप सभी लोग, गाड़ दो अपने अपोनेंट को धरती के अंदर, और जो जीतेगा वही बनेगा द टाइजिन ऑर्गेनाइजेशन का नया चेयरमैन। तो आइए हम सभी लोग मिलकर सेलिब्रेट करते हैं इस फेस्टिवल को, जिसका नाम होगा द फेस्टिवल ऑफ वॉरियर्स। अगले सीन में एक घर दिखाया जाता है जिसमें कैंग अपने चाइनीज खाने की डिलीवरी का वेट कर रहा होता है कि तभी तो कैंग जैसे ही गेट खोलता है सामने खड़ा होता है चोई। उसके हाथ में एक छोटा सा लेटर होता है और कहता है, कैंग ये लो तुम्हारा इनविटेशन कार्ड फेस्टिवल ऑफ वॉरियर्स का, जैसे कि ओल्ड मैन ने तुम्हें देने का वादा किया था। क्या? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? अगले दिन कैंग बस स्टॉप पे खड़ा होकर सिगरेट पी रहा होता है और साथ ही में इनविटेशंस के रूल्स भी पढ़ा होता है जिसमें साफ साफ लिखा होता है जिस किसी के पास भी ये लेटर होगा केवल वही बंदा इस फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट ले पाएगा। कि तभी एक बस कैंग के सामने आके रुकती है, उसका गेट खुलता है और अंदर से ड्राइवर कैंग से बोलता है, अंदर आजा लड़के। जिसको सुनकर कैंग थोड़ा चिढ़ जाता है और बोलता है, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है क्या? कि तभी कैंग का पैर एक खून पर पड़ता है और बाद में जब कैंग चारों ओर वो नजरें घुमाता है उसे दिखती है केवल लाशें ही लाशें, और दिखता है एक आदमी जो सबसे पीछे बैठ के कैंग को घूर रहा होता है। और उसी वक्त ड्राइवर बोलता है स्टार्ट। कैंग बोलता है क्या बोला तूने? इतने में ही एक चाकू कैंग की आंख के सामने आके रुकता है, लेकिन कैंग उसे अपनी किक से डिफ्लेक्ट कर देता है और तभी वो पीछे बैठा हुआ आदमी कैंग पर दूसरे हाथ में लिए चाकू से हमला कर देता है। हालांकि कैंग जंप मार के थोड़ा पीछे हटता है और वो दोनों के दोनों एक दूसरे पर चाकू ओपन से हमला कर देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ चोई बस नंबर 10 का वेट कर रहा होता है जो कि अपने समय की आखिरी होती है और कहता है, सभी लोगों को तैयार होने को बोल दो, ये आखिरी बस है और इसमें जो बंदा बैठा है वो बहुत खतरनाक है। वो अपने मन में कहता है कि आखिर गैसन जैसा इतना बड़ा खूंखार आदमी फेस्टिवल ऑफ वॉरियर्स में इंटरेस्ट कैसे ले रहा है। खैर छोड़ो, इससे फेस्टिवल्स में और मजा आने वाला है। कि तभी एक बस आके उसके सामने रुकती है और रुकते के साथ ही उसके सामने वाली शीशा टूटते ही एक बंदा बाहर आके गिरता है और उसका नाम होता है गेसन, जिसको देख सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और कहते हैं ये तो वही आदमी जो चोई-सान बता रहे हैं। बस का गेट खुलता है, उससे बाहर आता है अपना सूट ठीक करते हुए और बोलते हैं यार सूट गंदा कर दिया। बस को दिखाया जाता है जिसके अंदर कैंग और गेसन एक दूसरे पर अटैक करने वाले होते हैं। कि तभी कैंग गेसन के हाथ पर एक मुक्का मारता है, इससे गेसन का चाकू से हाथ से छूट जाता है, मगर एक दूसरे चाकू से गेसन कैंग पर मल्टीपल अटैक कर देता है। हालांकि एक अटैक कैंग के सूट को चीर देता है। अरे यार मेरे पास एक यही सूट बचा था। इसके रिस्पॉन्स में कैंग गेसन के राइट टेम्पल पर एक हैवी किक मारता है, जिसका इम्पैक्ट इतना तेज होता है कि गेसन 3 थप्पड़ खा कर गिरता है। तभी गेसन कहता है, आखिर मैं इस बंदे को मार क्यों नहीं पा रहा हूँ? ये तो कोई टेक्निक का भी यूज नहीं कर रहा है, ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ चाचा, नीचे कोई सिक्का गिर गया क्या जो आप नीचे ढूंढ रहे हो? मुझे लगा आप काफी स्किल फाइटर होंगे, लेकिन आप तो एक हैवी किक में ही गिर गए। आपसे नहीं हो पाएगा चाचा, आप घर जाओ। इससे ज्यादा बेइज्जती मेरी जिंदगी में कभी नहीं हुई। तू वहीं खड़ा रहे लड़के, अब मैं तुझे अपना स्पेशल अटैक दिखाता हूँ। अरे वाह, यही तो मैं चाहता था चाचा, आजा। दोनों एक दूसरे पर अटैक करने ही वाले होते कि तभी बस एक शार्प टर्न ले लेती है, जिससे इन दोनों का बैलेंस ऑफ हो जाता है। मगर कैंग एक पॉल को पकड़ के एक राइट की गेसन की चेस्ट पे मारता है। गेसन दूर जाके गिरता है, पर कैंग यही नहीं रुकता, वो दौड़ लगाता है, एक फाइटिंग स्टैंस बनाता है और एक मुक्का गेसन को जड़ देता है। इससे गेसन अब तो सीधा बस की फ्रंट विंडो से बाहर आकर गिरता है। ड्राइवर फाइट देख के बस यही बोलता है और ड्राइवर कहता है, इस बंदे में तो काफी दम है, मतलब इस फेस्टिवल ऑफ वॉरियर्स में काफी अनएक्सपेक्टेड चीजें होने वाली हैं। इतने में कैंग बस से उतरता है और सभी कॉम्पिटिटर्स के ग्रुप में जाके मिलने वाला होता है, जहाँ पे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे लेकिन लास्ट बस में तो गेसन आने वाला था ना, ये लाल बालों वाला लड़का कौन है? मुझे नहीं पता। कि तभी एक बंदा कैंग पे पीछे से हमला कर देता है, मगर एक हाथ उस बंदे को साइड पटक देता है। वो बंदा कहता, अबे कौन है बे मादर? वो हाथ वाला आदमी सामने दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है हुआन तोसेब। क्या बोला तूने? मादर क्या?
ये देख उस बच्चे की इतनी फटी आती है वो वहां से भाग जाता है। हाँ, और यहाँ मुझे लगा मुझे गेम से पहले थोड़ा वार्म करने को मिलेगा, हालांकि उसमें इतना दम भी नहीं था। ओए बच्चे, ये कोई खेलने की जगह नहीं है जो तू यहाँ पे ऐसे ही मुंह उठा के आ जाए। मैं हर जगह तुझे बचाता नहीं फिरूंगा। तो बच्चे जा अपनी माँ के पास चला जा। साले मुझे आंख दिखा रहा है तू। तभी हुआन तौसिफ के हाथ को एक बंदा पकड़ लेता है। इससे उन दोनों की फाइट होते होते रुक जाती है और तौसिफ कहता है, आज तेरी किस्मत अच्छी थी बच्चे, लेकिन हर बार तेरी किस्मत अच्छी नहीं होगी। और इस फेस को ध्यान से देख ले, क्योंकि यही फेस तुझे जान से मारेगा। अबे निकल यहाँ से। कि तभी एक चॉपर की आवाज आती है जिसके अंदर पायलट कहता है, सर देखो, इतने सारे क्रिमिनल्स, वो भी एक साथ। मैंने अपनी लाइफ में इससे ज्यादा डेंजर मोमेंट कभी नहीं देखा। पीछे बैठा हुआ बंदा बोलता है, बात तो तुम सही कह रहे हो, पर तुम एक बात बता दूं, ये सभी लोग मेरे आगे चूजे हैं। और उस बंदे का नाम इलसंग होता है जो अभी अभी हेलीकॉप्टर से नीचे जंप लगा देता है और नीचे उतरते ही कहता है, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी लोग इतनी दूर हिलवॉल माउंटेन तक आए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आखिरी बार इस फेस्टिवल के बारे में बता दूं। ये फेस्टिवल ऑफ वॉरियर्स हमारे स्वर्गवासी चेयरमैन जिन यांग की आखिरी इच्छा थी, जिसको हमने पूरा करने की कोशिश की है। और जो कोई भी अब भी यहाँ से जाना चाहे वो अपने घर जा सकता है, क्योंकि इस फेस्टिवल की स्टार्टिंग सूरज के ढलते ही हो जाएगी और ये सूरज उगने तक चलेगा। या फिर 200 पार्टिसिपेंट्स में से 20 पार्टिसिपेंट्स होते ही इस फेस्टिवल को रोक दिया जाएगा। इस फेस्टिवल में आप लोग चाकू, छुरी, हथौड़ों का इस्तेमाल कर सकते हो, मगर कोई भी इंसान किसी भी तरह का जहर, बिजली, बम या बंदूक का इस्तेमाल करता पाया गया, उसे वहीं देखते ही जान से मार दिया जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी में से इतना चूते आदमी कोई नहीं होगा जिससे इस फेस्टिवल में रोक लगे। और यहाँ के फैसले सिर्फ मैं ले सकता हूँ, तो इस बात का ध्यान रखना। चुप कर टकले, मैं सब जानता हूँ तेरी चालाकी। मैंने सुना है इस फेस्टिवल में जिन यांग जी के 5 बच्चे हिस्सा ले रहे हैं, तो ये तो पक्का है कि चेयरमैन उन्हीं 5 बच्चों में से कोई ना कोई चुना जाएगा। तो तुम हमारा चूतिया मत बनाओ। ये कहते ही इलसंग के साथ खड़ा आदमी उस बंदे को मिट्टी के अंदर गाड़ देता है और उसे जान से मार देता है। परिवार, विरासत, खून, इस ग्राउंड पर इसका कोई मायने नहीं रखते हैं। यहाँ पर हम सभी लोग बराबर हैं। और अभी भी किसी को भी क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ ले, क्योंकि दरवाजों को खोल दो, इस फेस्टिवल का राउंड 1 शुरू हो चुका है। तो जाओ। तो अब समय आ गया है दुनिया में अपना नाम कमाने का। इस ट्री की स्टार्टिंग में ही एक स्नेक को दिखाया जाता है जिसको कैंग पकड़ लेता है। यार ये फाइट कब चालू होगी? मुझे तो भूख भी लग रही है। कैसा फेस्टिवल है जिसमें खाना भी नहीं खिलाया जाता पहले? वैसे क्या मैं तुम्हें खा सकता हूँ? तुम जहरीले तो नहीं लगते। तभी कैंग को पीछे से 2 लोग उसे देख रहे होते हैं। उनमें से एक बोलता है, ये आदमी पागल है क्या? इतनी खतरनाक जगह पर ये आराम से कैसे बैठा है? वैसे ये एक आसान शिकार हो सकता है, तो क्या इस पे हमला कर दें? नहीं, इस समय हमें उस बंदे पे ध्यान देना चाहिए। मैं जब से यहाँ आया हूँ मेरे सेंसेस मुझे उससे दूर रहने का इशारा कर रहे हैं। तभी एक रेड फ्लेयर गन हवा में उड़ती है और वो दोनों अटैकर्स उस बंदे पे अटैक कर देते हैं, लेकिन वो बंदा उन दोनों पर हवा में ही पंचेस की बौछार कर देता है। आखिर कैसे? इसकी स्पीड! तभी वो बंदा एक जैब उसके फेस पर मारता है, दूसरा, फिर तीसरा और पंचेस की बौछार कर देता है जब तक वो मर नहीं जाता। और वहीं उसका साथी रेंगते हुए धीरे धीरे वहां से भाग रहा होता है, लेकिन वो बंदा उसके पीछे आके बोलता है, मैं यहाँ कोरिया में इसलिए आया था ताकि मुझे यहाँ अंडरवर्ल्ड बॉसेस मिलेंगे, पर यहाँ तो सिर्फ गली के खचरे भरे पड़े हैं। अगर ऐसे ही रहा तो यहाँ ताइजिन ग्रुप का चेयरमैन मैं ही बनूंगा। मुझे छोड़ दो, मैं सरेंडर करता हूँ, मुझे छोड़ दो, कोई बचाओ। लेकिन वो बंदा एक पंच से उसको जमीन में गाड़ देता है, उसे जान से मार देता है और अचानक से एक भयानक हंसी हंसने लगता है। यही तो मुझे चाहिए था, शोहरत, पैसा, इवन मर्डर। क्या कमाल का फेस्टिवल है ये। तुम्हें नहीं लगता ये फेस्टिवल दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए? तो क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? इस बंदे का नाम जो होता है, जो कि एक नेशनल बॉक्सर चैंपियन है जिसके ऊपर 12 मर्डर चल रहे हैं। तभी कैंग उन दोनों प्लेयर्स की डेड बॉडीज को देखता है। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ जरूर खेलूंगा। और कैंग और जो की फाइट स्टार्ट हो जाती है। जो कैंग के अटैक्स को डॉज करता है और साइड स्टेप से एक हैवी पंच कैंग पर कर देता है। तभी कैंग एक अंडर बेली पंच जो पे करता है, लेकिन जो उसे ब्लॉक तो कर लेता है।
पर वो 25 मीटर तक घसीटता चला जाता है। इसकी ब्लॉकिंग स्पीड। तुम एक बॉक्सर हो ना, आखिर तुम्हारे जैसा एथलीट इस फेस्टिवल में क्या कर रहा है? यहाँ पर तुम जैसों का कोई काम नहीं है। कम ऑन, रिंग फाइटिंग में मजा ही नहीं आता। वहां पर मुझे कोई मारने ही नहीं देता। ये एक हाईली स्किल्ड बंदा है। एक पल के लिए मुझे लगा इसने मुझे क्रिटिकल डैमेज दे ही दिया। ये लॉन्ग हेयर छपरी साला एक अंडरबेली पंच खाने के बावजूद उसने काउंटर अटैक ऐसे किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हालांकि मैंने ब्लॉक तो कर लिया, लेकिन मेरे आर्म्स तक नम हो गए हैं। क्या ये हैवी वेट है? नहीं, सुपर हैवी वेट। पर एक बात तो पक्की है, इसमें दम तो है। साले में फुर्ती तो है। और जो आगे कहता है, पर एक ऐसा बंदा जो सिर्फ ताकत पे डिपेंड हो, उसे मारने में मजा तो काफी आएगा। और जो एक फ्लैश टैप से कैंग के पास आ जाता है और जैब्स की बौछारें कर देता है। आखिर कब तक ब्लॉक करेगा? कोई तो तेरी लिमिट होगी। तभी एक पंच कैंग के गार्ड को तोड़ देता है। क्या इसने अपना गार्ड जानबूझ के डाउन किया था? तभी हमें दिखाया जाता है कैंग ने अपना गार्ड जानबूझ के डाउन किया था ताकि वो अपने पैर के नीचे के पत्थर को किक से हिट करके जो पर हिट कर सके। हालांकि कैंग इसके बावजूद 3 मुक्के जो के जबड़े, चिन और चेस्ट पर जड़ देता। बॉक्सिंग में हमें एक चीज सिखाई थी कि कभी भी पंच खाते टाइम अपनी आंखें बंद मत होने देता। तो यही बॉक्सिंग है। तभी जो कैंग पर एक पंच करता है, मगर कैंग एक पंच से जो की नकल्स बोन्स को ही तोड़ देता है और बाद में उसकी एल्बो बोन को भी तोड़ देता है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे मत मारना। जो को याद आता है कि उसने भी हार मानने वाले को जाने नहीं दिया था। बचाओ, रेफरी ये मुझे मारना चाहता है। मैं हार मानता हूँ, कोई तो उसे रोक। ये कोई बॉक्सिंग रिंग नहीं है जहाँ पे तुझे रेफरी तुझे बचाएगा। ये अंडरवर्ल्ड है और यहाँ पर हारने का मतलब मौत है। वो कैंग एक पावरफुल पंच जो के स्टोमक पर हिट करता है। जा, चला जा यहाँ से। ये जगह तुम जैसे कायरों के लिए नहीं बनी। यहाँ पर सिर्फ वही लोग आते हैं जो मरने से नहीं डरते।